हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ हाई कोर्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट। सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर आपके जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट हैं सिविल और क्रिमिनल साइड में वो सारे आ जाते हैं। आज उनका रोल जो है वो हम देखने वाले हैं, यानी कि हाई कोर्ट किस तरीके से फंक्शन करता है एज एन एडजुडिकेटर, इंटरप्रेटर, एडवाइज़र, एक्टिविस्ट, शो मोटो एक्शन वगैरह वगैरह फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। किस तरीके से जो ये आपकी स्टेट जुडिशरी है ये किस तरीके से काम करती है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था रोल्स ऑफ इंडियन जुडिशरी। रोल्स ऑफ इंडियन जुडिशरी के अंदर हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को देखा था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो हमने लास्ट टाइम देखा उसको मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करवा देता हूँ, देन उसके बाद हम अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि मैं कल ही जो है वो इस पूरे पार्ट को जो है वो आपके सामने रख दूं, ताकि जो है आप लोग इसको बार बार रिवाइज करें और एग्ज़ाम के लिए आप लोग जो है वो प्रिपेयर करें। ठीक है, रिवाइज करते जाएंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ज़्यादा आपका प्रिपरेशन जो है वो अच्छा होगा। देन उसके बाद जो है हम जो है वो MCQ सेशन जो है वो जुडिशरी के ऊपर लेकर के आएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत जो है वो बड़ी नासाज है, जिसके कारण मैं आपके सामने हाजिर नहीं हो सका। तो आज भी बड़ी मुश्किल से मैं आपके सामने जो है वो हाजिर हुआ हूँ, अपने मतलब लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप लोगों की दुआएं होनी चाहिए। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ करें मेरे लिए, अपने लिए भी दुआ करें, तमाम लोगों के लिए दुआ करें जो भी परेशान हाल हैं। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लेक्चर की ओर एंड थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फंक्शन एज एन एडजुडिकेटर, इंटरप्रेटर, एडवाइजर एंड सुप्रीम कोर्ट फंक्शन एज एन एक्टिविस्ट थ्रू शो मोटो एक्शन एंड PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। तो आज थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा तो मैनेज कर लेना आप लोग, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले हमने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देखा, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो प्राइमरी फंक्शन है दैट इज एडजुडिकेटर एंड इंटरप्रेटर। सो एडजुडिकेटर एंड इंटरप्रेटर जो है उसको समझने के लिए हमको ओरिजिनल एंड एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को समझना पड़ता है। सो हमने देखा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कम्स अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ऐसे मसले मसाइल के जो मसले कोई और कोर्ट जो है इंडियन टेरिटरी के अंदर डील नहीं कर सकता, ऐसे मसले की जो यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में और किसी स्टेट के बीच में हो, या फिर कोई ऐसा मसला कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर के, रिवर को लेकर के, या किसी और चीज़ को लेकर के जो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में मसला हो, ऐसे मसलों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर है कि वो उन मसलों को एडजुडिकेट कर सकती है। उसके बाद हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सटेंसिव जुरिस्डिक्शनल पावर भी है, एंड एक्सटेंसिव जुरिस्डिक्शनल पावर कम अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जितने भी सिटीज़न हैं इंडिया के अंदर उन सबको ये इजाज़त है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर उनके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाएगा। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक पूरा आपका जो है वो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट। उसमें जो भी आपके फंडामेंटल राइट हैं उन फंडामेंटल राइट का जब भी वायलेशन होगा तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। एंड आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास एक्सटेंसिव जुरिस्डिक्शनल पावर है कि वो आपके केस को डायरेक्टली जो है वो अप्रोच कर सकती है और 5 तरीके की रिट जारी करती है। उन रिट में हमने देखा हैबियस कार्पस की, किसी को भी अगर अनलॉफुली डिटेन किया गया है तो उसके ऊपर जो है वो रिट जारी करेगी कि भाई आप इसके ऊपर जो है वो क्या बोलते हैं इसके ऊपर जो है वो अपना एक्सप्लेनेशन दो, आपने क्यों इनको अनलॉफुली डिटेन किया, तो ये तो इनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, आप किसी को भी अनलॉफुली डिटेन नहीं कर सकते। उसके बाद हमने हैबियस कार्पस के बाद मैंडामस देखा। मैंडामस यानी कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट को ये याद दिलाना कि भाई साहब ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम इसी मकसद से जो है इस चीज़ के अंदर आए हो, चाहे आप प्रोफेसर हो या आर्मी के बंदे हो या चाहे आप टीचर हो, कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, आप तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप पब्लिक के लिए अपनी सर्विस को पेश करें। आपके पास कोई भी जो है वो एक्सक्यूज़ नहीं होने चाहिए। उसके बाद
हमने ये देखा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन यानी कि किसी भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो उस केस को डील कर सके, यानी कि उसकी जुरिस्डिक्शनल पावर के अंदर ऐसे मसले मसाइल नहीं आते, लेकिन वो फिर भी उसके ऊपर अपना जो है वो उसके ऊपर एडजुडिकेट कर रही है, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिट जारी करके जो है उस केस को वहीं पे स्टॉप करवा सकता है, ये उसके पास पावर है। उसके बाद हमने क्यो वारंटो देखा। क्यो वारंटो के अंदर अगर कोई भी आदमी है जिसने चीटिंग करके जो है करप्शन करके किसी भी पब्लिक प्लेस को, पब्लिक सर्विस को, पब्लिक स्टेटस को एक्वायर किया हुआ है, तो उसको वहाँ से हटाना रिट जारी करके। देन फाइनली हमने देखा लास्ट सिशोरी। सिशोरी के अंदर अगर किसी भी हाई कोर्ट के पास कोई केस है तो उस केस को वहाँ से रिमूव करवा करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसके ऊपर फर्दर प्रोसीडिंग चला सकती है, ट्रायल चला सकती है। ये हमने जो है वो आपके रिट देखे। देन उसके बाद हमने एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात करी। एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कम्स अंडर आर्टिकल 132 क्लॉज फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेकिन यहाँ पे एक आपका जो है वो कंडीशन रखी गई है, एंड दैट कंडीशन इज़ कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 132 क्लॉज फर्स्ट के अंदर इस चीज़ को डील करेगी, अपील को कंसीडर करेगी, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो क्या करेगा, वो आर्टिकल 134 ए के अंदर जो है वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। किस मैटर के अंदर? सिविल मैटर के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका जो है लास्ट वन इज़ आपका क्रिमिनल केसेस के मसले में। तो क्रिमिनल केसेस के मसले में आपका मैंने बताया था विदाउट अ सर्टिफिकेट भी आप अप्रोच कर सकते हो एंड विद अ सर्टिफिकेट भी अप्रोच कर सकते हो। विदाउट अ सर्टिफिकेट आप कैसे अप्रोच कर सकते हो कि अगर आपका सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई आपका क्रिमिनल केस को डील किया तो उसने आपको जो है वो सजाए मौत जैसी जो है वो सज़ा नहीं सुनाई, लेकिन उस केस को जो है वो हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया, तो उस केस में आपको जो है विदाउट अ सर्टिफिकेट आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जा सकते हो। देन उसके बाद आपका जो है दूसरा मसला, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हाई कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, कोई भी हाई कोर्ट किसी भी स्टेट का, तो अगर वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट से कोई भी केस मंगवाता है तो उसके ऊपर ट्रायल चलाता है, तो ट्रायल चलाने के बाद कन्विक्टेड पर्सन को जो है वो सेंटेंस टू डेथ दे देता है, तो उस मसले में वो जो है उसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी अंडर आर्टिकल 134 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तभी जा करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस चीज़ को कंसीडर करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन देखी। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कम्स अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो प्रेसिडेंट को दी जाती है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, ठीक है। चलिए तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बोला जाता है उसको। देन उसके बाद फाइनली हमने पीआईएल देखा। पीआईएल के बाद फिर हमने शो मोटो एक्शन वगैरह ये सारा देखा था। एंड शो मोटो एक्शन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मसले में ले सकती है, वो मैंने स्पेशली आपको बोला था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अंडर आर्टिकल 129 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है उसके तहत भी आपको जो है वो सज़ा सुनाई जा सकती है अगर आप कोर्ट के किसी ऑर्डर के खिलाफ जाते हो। यानी कि आप अपील कर सकते हो, हायर कोर्ट का कोई अगर ऑर्डर होगा तो उसको तो अपील नहीं कर सकेंगे आप, वो आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। वो लास्ट फाइनल ऑर्डर होता है, फाइनल डायरेक्शन होती है, डिग्री होती है, जजमेंट होती है, वो आपको माननी ही पड़ेगी। आज का हमारा लेक्चर है, थोड़ा जितना मैं रिवाइज करवा सकता था उतना मैंने आपको करवाया। अब हम आगे चलते हैं हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट। सो हाई कोर्ट एंड सिस्टम ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट। हाई कोर्ट और जो आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट हैं जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट शामिल होते हैं, तो ये मिल करके कौन सी जुडिशरी बनाते हैं? ये बनाते हैं स्टेट जुडिशरी। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने पहले भी रिपीट किया है कि जो आपके सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हायर कोर्ट ऑफ इंडिया। देन जो लोअर कोर्ट की कैटेगरी में आता है वो हाई कोर्ट आते हैं सारे, ठीक है। अगर हम स्टेट जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हायर कोर्ट जो है ये हाई कोर्ट की कैटेगरी में आता है, एंड जो इसके सब ऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट है दैट कम्स अंडर लोअर कैटेगरी इन स्टेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में। The territorial jurisdiction of a high court is co-terminus with the territory of a state। मतलब कि जितनी भी टेरिटरी का डिसाइडेड हाई कोर्ट होगा, अगर वो 2 स्टेट का हाई कोर्ट है, 3 स्टेट का हाई कोर्ट है,
तो उसका डिसाइडेड टेरिटोरियल एरिया बाय द पार्लियामेंट जितना होगा उसी टेरिटरी को वो जो है वो हाई कोर्ट डील करेगा, उस जुरिस्डिक्शन के वो बाहर नहीं जा सकता। उसके बाद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो किसी भी हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है, और किसी भी कोर्ट की हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को कर्टेल भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, उसके ऊपर रोक भी लगा सकता है। ये पावर पार्लियामेंट के पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। एंड ऑफ अ हाई कोर्ट ओवर अ यूनियन टेरिटरी। उसके बाद हाई कोर्ट फंक्शन एज एन सेम उसी तरीके से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया काम करता है, फंक्शन करता है, उसी तरीके से हाई कोर्ट भी जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के साथ जो है वो काम करता है, रिट जुरिस्डिक्शन के साथ काम करता है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन के साथ काम करता है। ठीक है, रिट जुरिस्डिक्शन यानी कि एक्सटेंसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शनल पावर। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो हाई कोर्ट की है वो आर्टिकल 225 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आती है। ठीक है, रिट जुरिस्डिक्शन 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आती है। तो एपेलेट जुरिस्डिक्शन यानी कि जो लोअर कोर्ट है तो वो फैक्ट को जो है वो मेंटेन करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। तो बाकी ये जो हाई कोर्ट है इनको जो है एपेलेट कोर्ट भी बोला जाता है। तो अपील आपकी अपर के कोर्ट में होगी ही होगी। ठीक है, तो चलिए इतना आप याद रखेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कौन कौन से मैटर में हाई कोर्ट कर सकता है। हाई कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दैट कम्स अंडर 225 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको याद रखना है फैक्ट। ठीक है, ओनली इन इंस्टेंसेस ऑफ एडमरलिटी। ठीक है, इंस्टेंस एग्जाम्पल मतलब फॉर एग्जाम्पल किन किन मैटर में जो है ये जो है वो केसेस को सुन सकता है। एडमरल्टी केसेस वो वाले केसेस जो मैरीटाइम सी से रिलेटेड है, सी हो गया, पोर्ट्स हो गया, ओशंस हो गया, उन एरियाज़ को लेकर के अगर किसी स्टेट्स के बीच में कोई मसला है या कुछ भी है, उन केसेस के ऊपर हाई कोर्ट जो है वो उसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शनल पावर है, वो उसके ऊपर सुनवाई कर सकता है। जो इकोनॉमिकल डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, सीज को, पोर्ट्स को ठीक है लेकर के होते हैं एंड ओशंस को लेकर के होते हैं। उसके बाद प्रोबेट रिलेटेड केसेस अगर कोई आदमी है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो इस दुनिया से चला गया, तो उसके ऊपर आगे उसका जो है वो उसका वारिस कौन होगा, उस प्रॉपर्टी का हकदार कौन होगा। तो काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं इंडिया के अंदर जो जहाँ पे काफ़ी लड़ाइयाँ लग जाती है। तो बड़े जो अमीर ख़ानदान होते हैं वहाँ पे तो ख़तरनाक तरीके की जो है वो जंग छिड़ जाती है। ठीक है, तो उस तरीके के प्रोबेट रिलेटेड केसेस जो है उनको डील करती है ये हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शनल पावर है। यानी कि अगर किसी का किस रिलेटेड केस है तो वो डायरेक्टली जो है वो हाई कोर्ट के पास जा सकता है। उसके बाद मैट्रिमोनियल रिलेटेड केसेस, मैरिज रिलेटेड सिविल केस है ये सारे, एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शनल पावर है हाई कोर्ट के पास। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास इन रिलेटेड कोई भी केस आता है तो हाई कोर्ट जो है वो उसको डायरेक्टली मंगवा सकती है। ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शनल पावर है किसकी, हाई कोर्ट की। उसके बाद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नाउ ओनली अप्लाइज टू सिविल मैटर, ये सारे सिविल मैटर रिलेटेड केसेस हैं विद अ वैल्यू ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड। यानी कि वो जो केस है ना वो वैल्यूएबल भी तो होना चाहिए। तो अगर वो वैल्यूएबल होगा तो वो हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट से, सबऑर्डिनेट कोर्ट से मंगवा लेगा। ठीक है, तो इन रिलेटेड केसेस को लेकर के हाई कोर्ट के पास क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शनल पावर है अंडर आर्टिकल 225 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपको वकील बना देना है मैंने पूरा। ठीक है, उसके बाद एपेलीट जुरिस्डिक्शन, ऑल हाई कोर्ट एज एपेलीट कोर्ट। ठीक है, वो केसेस को सुनता है सिविल और क्रिमिनल मैटर के रिलेटेड फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट। यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में फर्स्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट इज द फर्स्ट इंस्टेंस टू हियर द डिस्प्यूट्स। पहला इंस्टेंस है जहाँ पे आपके डिस्प्यूट को सुना जाता है। पुलिस ने पकड़ा, देन आपके चार्जशीट बनाई, आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर जो है वो दाखिल कर दिया। आपके वो बेंचेस हैं, ठीक है, वो हायरार्की हमने लोअर कोर्ट के अंदर देखी थी एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपके एग्जाम में आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, सिविल साइड में, क्रिमिनल साइड में। तो वहाँ पे आपको पेश किया, तो जब वहाँ पे पेश किया, मैं क्रिमिनल मैटर के मसले में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको पेश किया, तो जब वहाँ पे आपको किसी क्रिमिनल मैटर के रिलेटेड
पेश किया तो वहाँ पे आपके रिलेटेड जो एस्टैब्लिश फैक्ट है ना उसको जो है वो क्या करेगी, एस्टैब्लिश करेगी। यानी कि जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा हुई है उसको लेकर के फैक्ट को जो है ना वो एस्टैब्लिश करेगी कौन, सबऑर्डिनेट कोर्ट। और फिर उसके बाद अपील के लिए अपर कोर्ट में भेज देगी। हाई कोर्ट हैव नो जुरिस्डिक्शन ओवर ट्राइब्यूनल्स फॉर्म्ड अंडर द लॉ गवर्निंग द कंट्री मिलिट्री सर्विसेज। ठीक है, तो हाई कोर्ट के पास ये याद रखेंगे, हाई कोर्ट के पास किस मामले में जुरिस्डिक्शनल नहीं है, स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स के मामले में जुरिस्डिक्शन नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स के मामले में हाई कोर्ट के पास ही जुरिस्डिक्शन है कि अगर किसी भी स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल का कोई फाइनल मसला होगा तो हाई कोर्ट की बेंच की जो है ना वो ठप्पा लगेगा, तब जा कर के अगर कोई भी मसला होता है तो हाई कोर्ट जो है वो फाइनल है स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल के मसले में। लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स मिलिट्री सर्विस रिलेटेड है वहाँ पे हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शनल पावर नहीं है, वहाँ पे मार्शल कोर्ट जो आपका मिलिट्री कोर्ट होता है वही उसको चीज़ को देखेगा। तो ये आपको एक्सेप्शन जो है वो ना याद रखनी है, ये आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका रिट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो रिट जुरिस्डिक्शन ये भी आपकी किसके अंदर आती है, ये आपकी हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शनल के अंदर आती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। हाँ हाँ, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, तो चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अपीलेट जुरिस्डिक्शन आपको समझ में आ गया। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आपका हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन भी आता है। तो रिट जुरिस्डिक्शन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जो है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्सटेंसिव जुरिस्डिक्शनल पावर है, उसी तरीके से हाई कोर्ट के पास भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शनल एक्सटेंसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पावर है। आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर रीट्स वगैरह वगैरह अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। किसी भी सिटीजन्स के स्टेट के अंदर फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाएगा तो हाई कोर्ट जो है उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। यानी कि जो इंडिविजुअल है वो भी डायरेक्टली हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है फंडामेंटल राइट के मसले में। ठीक है, फंडामेंटल राइट के मसले में। और यहाँ पे कितने तरीके की रिट जारी कर सकती है, सेम वही हैबियस कार्पस, मैंडामस, हैबियस कार्पस, उसके बाद मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड सेशोरी। वही अनलॉफुली डिटेन, सर्विस याद दिलाना, उसके बाद केसेस को अगर उसकी जुरिस्डिक्शनल पावर में नहीं है तो प्रिवेंट करवाना, किसी ने चीटिंग करके करप्शन करके किसी भी ऑफिस को स्टेटस को विकेट कर लिया वहाँ से उसको जो है वो छुड़वाना, उसके बाद लोअर कोर्ट से जो है वो केसेस को जो है वो रिमूव करवा के उसके ऊपर फर्दर प्रोसीडिंग चलवाना। तो ये जो रिट है ये हाई कोर्ट के पास भी अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर है कि वो भी इसके ऊपर जो है वो क्या कर सकती है, अपना फैसला सुना सकती है। उसके बाद लोअर कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबसे पहले समझेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट आर द सेकेंडरी कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, स्टेट जुडिशरी के अंदर ये सेकेंडरी लेवल पे आता है। ठीक है, जैसा मैंने बोला स्टेट के अंदर स्टेट जुडिशरी के अंदर हाई कोर्ट एंड लोअर पे आपके ये लोअर कोर्ट आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसमें और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शामिल है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर यूजुअली कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, जो मैंने हाई कोर्ट के केस में एपेलेट जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया। तो ये पहला इंस्टेंस है जहां पे आपके केस को सुना जाता है, वेयर लिटिगेंट्स प्रोसीड फॉर देयर डिस्प्यूट्स। अब ये लिटिगेंट क्या है, लिटिगेशन क्या है, क्लेमेंट क्या है, प्लेंटिफ क्या है, प्रोसिक्यूटर क्या है, डिफेंस क्या है, ये हम लास्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, लोको स्टैंडी क्या होता है, उसके बाद आपका मैनस रिया, एक्टस रिया क्या होता है। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर समझाया जाएगा। अभी यहाँ पे आप ये समझो कि वेयर लिटिगेंट्स, इतना तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, लिटिगेंट्स को इंडिविजुअल है, प्रोसीड फॉर देयर डिस्प्यूट, अपने डिस्प्यूट, यानी कि मैं लिटिगेंट हो गया। ठीक है, अगर मैं लिटिगेशन डाल रहा हूँ किस केस में, ठीक है, सिविल मसले में आपका जो है वो लिटिगेशन पड़ेगा, डिस्प्यूट्स। उसके बाद सिमिलर हायरार्की एग्जिस्ट इन द क्रिमिनल कोर्ट्स एट द सबऑर्डिनेट लेवल
वंस मैटर आर एडजुडिकेटेड बाय दीज कोर्ट्स दे प्रोसीड टू द हाई कोर्ट ऑन अपील। ठीक है, एक बार मैटर को डिस्प्यूट कर लेते हैं ये लोग, मैटर को एडजुडिकेट कर लेते हैं, देन वो रेडी कर देते हैं किसके लिए, हाई कोर्ट के अपील के लिए। बाकी छोटे मोटे जो मसले होते हैं वहीं पे सुलझा दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो बड़े मसले होते हैं उसको जो है हाई कोर्ट के अपील के लिए जो है वो छोड़ दिया जाता है कि आप भाई अपील करो। ठीक है, उसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट आर मेनली वेस्टेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट while the appellate courts deal with the interpretation of the statutes and the correct application of law। यानी कि जो छोटे कोर्ट हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, फैक्ट को एस्टैब्लिश करते हैं, और जो एपीलीट कोर्ट हैं यानी कि हाई कोर्ट हैं वो क्या करते हैं, वो उस स्टैचूट की, जिस स्टैचूट के अंदर किसी क्रिमिनल को सज़ा दी जाएगी या किसी स्टैचूट के अंदर किसी का जो है वो आपका एग्रीमेंट का मसला है या आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, टॉर्ट लॉ है, ठीक है, उसका कोई मतलब सिंपल ये समझें आप कि जो स्टैचूट है, कानून है, ठीक है, कंट्री को चलाने के लिए रूल ऑफ लॉ है, उस रूल ऑफ लॉ को इंटरप्रेट करने की इजाज़त किसके पास है, हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। यानी कि जो लोअर कोर्ट हैं वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उस केसेस के रिलेटेड फैक्ट को एस्टैब्लिश करेंगे और उसके बाद अपील के लिए अपर कोर्ट में छोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद वो क्या करेंगे, उस स्टैचूट की ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन करके उस केस का फैसला करेंगे और करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ कि उस एप्लीकेशन ऑफ लॉ की करेक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन क्या हो सकती है रिगार्डिंग जो भी केस होगा व्हाटएवर। ठीक है, तो ये आपका था रोल्स ऑफ इंडियन जुडिशरी, जिसके अंदर हमने सारे कोर्ट को देखा। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम जितना भी पार्ट था वो ख़त्म हो गया है। अब हमारा जो पार्ट बचता है वो जुडिशरी के अंदर वो अपॉइंटमेंट का बचता है, रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट, अगर किसी जजेस को निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो 2-3 आपके जो हैं वो टॉपिक ये बचते हैं जो आपके एक लेक्चर के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। देन उसके बाद आपका फाइनल लेक्चर आएगा, जो आपकी पूरी जो छोटे लेवल पे टर्मिनोलॉजीज़ होती है ना, वो टर्मिनोलॉजीज़ को हम वहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे, और वो टर्मिनोलॉजीज़ आपको इतनी आसानी से समझ में आएगी कि आप यकीन नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि आपने ये सारा पार्ट को जो है वो अच्छे से देखा है। ठीक है, तो इसलिए ये सारे लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, इन लेक्चर को देखिएगा, समझिएगा। उसके बाद फाइनली जो टर्मिनोलॉजी आपके सामने रखी जाएगी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। उसके जितने भी ये लेक्चर हमने डिस्कस किए इनमें काफ़ी सारे ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद फाइनली हम जो है इसको ख़त्म करने के बाद एक MCQs जो है वो सीरीज़ भी चलाएंगे, तो जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब रखा।